हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे, 125 तक कर चुके थे। हम लोगों को 126 से करना था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। क्वेश्चन नंबर देखिए 126 है। मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत चक्रीय परिवर्तन से गुजरती है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर एपीमेट्रियम। तो जो चक्रीय परिवर्तन से गुजरती है वह अंतःभित्ति होती है, एंडोमेट्रियम होती है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 कि मध्य चक्र के दौरान एलएच के तीव्र स्राव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? FSH सर्ज, LH सर्ज, मासिक स्राव या फिर अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पे जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग किया जाता है LH सर्ज। LH सर्ज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है NCERT में दिया हुआ है, आपका सारा का सारा क्वेश्चन NCERT से आया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 कि ऐसी कौन सी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि के कारण कमी का सामना कर सकते हैं? भोजन, आश्रय और वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और संचार, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होंगी वो भोजन होगी, आश्रय और वस्त्र की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 गर्भ निरोधक की किस प्राकृतिक विधि में प्रजननशील अवधि के दौरान संभोग से दूर रहना चाहिए? निकासी विधि, लैक्टेशनल एमोनोरिया विधि, बैरियर विधि या फिर आवधिक संयम विधि। बतलाइए यहाँ पे किस विधि से दूर रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवधिक संयम विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवधिक संयम। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है और सभी के सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि यह क्वेश्चन है वो 2024 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 2023 यानी कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। और ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो 2023 का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कि काइटस के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बैरियर विधि महिला प्रजनन पथ में डाली जाती है? क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए कॉन्डम, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है मौखिक गर्भ निरोधक गोली और ऑप्शन डी है पुरुष नसबंदी। क्या कहते हैं इसको? तो इसका देखिए जो बैरियर विधि है जो महिला प्रजनन पथ में डाली जाती है वह है डायफ्राम को डाली जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 कि जीवों में प्रजनन की क्रियाविधि को क्या निर्धारित करता है? प्रजनन के दौरान विरासत में मिली आनुवंशिक विभिन्नता, जैविक दुनिया की विविधता, प्रजनन प्रक्रिया में एक या दो माता पिता की भागीदारी या फिर जीव का आवास और आंतरिक शरीर विज्ञान। क्या होता है? जीव में प्रजनन क्रियाविधि में निर्धारित होता है जीव का आवास और आंतरिक शरीर विज्ञान। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन के कारण रूपात्मक और आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बतलाइए यहाँ पे। उत्परिवर्तन, संकर, वेरिएंट या फिर क्लोन। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे बतलाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्लोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव कैसे करते हैं लैंगिक प्रजनन? बर्डिंग, स्पोरुलेशन यानी स्पोरुलेशन, बाइनरी विखंडन यानी कि द्विखंडन। तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम और अमीबा में द्विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विखंडन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पादपों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कायिक प्रवर्धन द्वारा नई संतानों को जन्म देने में सक्षम होती है? रनर, प्रकंद, चूसने वाला यानी शक्कर या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो क्या है
कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जन्म देती है वो होते हैं उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आलू के कंद का कौन सा भाग छोटे पौधे को जन्म देता है जिन्हें प्लांटलेट्स कहा जाता है? जड़, पत्ते, बड्स यानी आँखें या फिर तना। तो ये आप सभी को मालूम ही होगा कि आँखें होती है। आलू में जो बर्ड्स निकलते हैं, आँखें निकलते हैं, उससे नए पौधे विकसित होते हैं। तो बर्ड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइज यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है कि मनुष्यों में होने वाले मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? मलेरिया के लिए कौन से प्रोटोजोआ जिम्मेदार हैं? प्लेज्मोडियम, लेशमेनिया, ट्रिप्नोसोमा या फिर टोक्सोप्लाज्मा। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार होता है वो प्लेज्मोडियम होता है। मलेरिया का जो जिम्मेदार होता है वो प्लेज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 कि प्लेज्मोडियम मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दूषित भोजन और पानी के माध्यम से, संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आने से या फिर वायु जनित कणों के शोषण के माध्यम से। तो प्लेज्मोडियम जो है वो संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है तो उसके काटने के कारण प्लेज्मोडियम यहाँ पे होता है, शरीर में प्रवेश करता है और प्लेज्मोडियम से मलेरिया रोग यहाँ पे होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है कि पेनिसिलिन का खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1920 में, 1945 में, 1960 में या फिर 1980 में? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1945 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कीट प्रतिरोधी पौधों के उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन बी है कि उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा को कम करना। ऑप्शन सी है कि जैव कीटनाशकों की आवश्यकता को समाप्त करना या फिर ऑप्शन डी है कीड़ों के वृद्धि को बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पे जैव कीटनाशक की मात्रा का कम करना होता है। उपयोग इसका इसलिए होता है क्योंकि कीटनाशकों की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि कीटनाशक होते हैं जो कि पौधे को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इनका उपयोग होता है कि कीटनाशक की मात्रा कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि जब अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ह्यूमिफिकेशन, लीचिंग, विखंडन या फिर अपघटन। तो इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पराग कण का कौन सा घटक जीवाश्म के रूप में इसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन, जर्मपोर्स, स्पोरोपोलेनिन या फिर साइटोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलेनिन। बिना समय व्यस्त किए हुए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जल्द आपका 2024 का भी एग्ज़ाम है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि परागकण की भीतरी दीवार को क्या कहलाती है? एक्सिन, स्पोरोपोलेनिन, जर्मपोल्स या फिर इंटाइन। क्या कहलाती है भीतरी दीवार? और जो बाहरी दीवार होते हैं उसको स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और उसको बोलते हैं एक्सटाइन बोलते हैं, एक्सटाइन, और अंदर वाला को इंटाइन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा, स्टाइल, प्लेसेंटा या फिर ओवरी। क्या कहलाता है यहाँ पे बतलाइए। स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा हुआ भाग जो कहलाता है वो ओवरी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाते हैं? न्यूसेलस यानी बीजांड का, माइक्रोफाइल यानी बीजांड द्वार, चैलेजा यानी कि निभाग या फिर इंटेगुमेंट्स यानी आवरण क्या कहलाता है? और इंटेगुमेंट्स यानी आवरण दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण। तो यह कहलाते हैं इंटेगुमेंट यानी कि आवरण कहलाते हैं। सुरक्षात्मक आवरण, बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण इंटेगुमेंट कहलाते हैं और इसको हिंदी में आवरण बोलते हैं।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा जल परागित पौधा का उदाहरण है? गुलाब, सूरजमुखी, वेलिस्नेरिया या फिर ट्यूलिप, कौन सा है बतलाइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 145 है, जल परागित पौधे के उदाहरण है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। ब्रायोफिल्म के किस भाग में अपस्थानिक कलिका पाई जाती है? अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है ब्रायोफिल्म के किस भाग में? जड़ में, फूल में, तना में या फिर पत्ते में? तो ब्रायोफिल्म की जो होते हैं वो पत्ती में पाई जाती है। पत्ती में पाई जाती है कलियाँ, जिससे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि सक्रिय प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित करने से पहले जानवरों में किशोर अवस्था के बाद क्या परिवर्तन होता है? रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन, जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन या फिर कोई परिवर्तन नहीं? तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। सवाल में जहां युग्मक दिखने में समान होते हैं और उन्हें नर और मादा में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उन्हें कहा जाता है इसको होमोगैमेट्स कहते हैं। होमोगैमेट्स, ऑप्शन नंबर सी, होमोगैमेट्स यानी सम युग्मजी। और अगर अलग अलग होते हैं विषम युग्मजी, उसको हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नर युग्मक कहलाता है एंथ्रोइड्स, डिम्ब, होमोगैमिट या हेट्रोगैमिट? तो यहाँ पे बतलाइए क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं एंथ्रेजोइड्स, ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेजोइड्स इसको बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 से देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि फूल वाले पौधे में स्टेमिनेट शब्द का अर्थ है एक लिंगी नर फूल। एक लिंगी नर फूल, स्टेमिनेट का क्या अर्थ होता है? एक लिंगी नर फूल, मादा फूल, उभयलिंगी फूल या फिर एक लिंगी फूल? तो जो स्टेमिनेट का अर्थ होता है वो एक लिंगी नर फूल, ऑप्शन नंबर ए। तो यही था 150 क्वेश्चन, टोटल यही बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन था। और आप लोग इस क्वेश्चन के कमेंट में आप लोग बतलाइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट बतलाते हैं कि अगर एएनएम और जीएनएम का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो एक इसके लिए स्पेशल नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स है और साइंस का स्पेशल है। साइंस का जिसको में से सभी के सभी क्वेश्चन उसी आपके नोट से आने वाला है, आप लोग खरीद सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोग खरीद सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आपको उस लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।